साथियों, जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, हमारे देश के गुजरात राज्य के गुजरात कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर, बड़े ही जांबाज और ज़बरदस्त कार्यशैली वाले संजीव भट्ट, ये ऑफिसर जो है ये आज जेल में है। इनको 4 साल से जेल में रखा गया है और ये गुजरात में है। इस ऑफिसर के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी 2000 दंगों के बाद, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था और ये उन्होंने जो जांच आयोग था उसको एफिडेविट करके लिख के दिया था। तभी से ये चर्चा में आ गए थे और इसकी परिणति ये हुई, इसका जो रिजल्ट ये हुआ कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होते ही इनको जल्द गति से न्यायालय ने निर्णय सुनाकर उम्र कैद की सजा दे दी और इनको आज कोई भी न्यायाधीश उस न्यायालय के जो है वो बेल नहीं दे रहे हैं और आगे उनकी जो अपील करने का जो ह्यूमन राइट है, उनका जो संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए उनको रोका जा रहा है। तो महाराष्ट्र के एक सोशल एक्टिविस्ट है जो एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं और महाराष्ट्र में बड़े फेमस है, ये हेरंब कुलकर्णी जी। इन्होंने अहमदाबाद में श्वेता संजीव भट्ट, जो कि संजीव भट्ट सर की वाइफ है, उनसे जाके मुलाकात की और उनकी जो उन्होंने मुलाकात है उसको एक आर्टिकल के जरिए सकाल न्यूज़पेपर जो है महाराष्ट्र की बड़ी फेमस न्यूज़पेपर है, इसमें प्रकाशित भी कर दिया। तो इस आर्टिकल को मैंने मराठी में एक वीडियो किया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि इस आर्टिकल को हिंदी में भी करना चाहिए ताकि ये इंडिया लेवल पर और जो भी एनआरआई लोग बाहर है, इंडिया के बाहर है, उनको भी ये समझ में आए। तो हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट है उत्तम जोगदंड सर, उन्होंने ये आर्टिकल पूरा हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो मैं आपके लिए ये पढ़कर सुनाता हूँ। साथियों, ये बड़ा अहम मुद्दा है। ये दर्शाता है कि किस तरह सच्चाई से काम करने वाले निडर अधिकारी को, ऑनेस्ट अधिकारी को किस तरह जेल में बंद करके रखा गया है और उसका जो संवैधानिक अधिकार है ऊपर के न्यायालय में अपील करने का, वो भी उसे नहीं दिया जा रहा है। और उनकी जो पत्नी है वह दर दर की ठोकरें खा रही है न्यायालयों के दरवाजों पर और अपेक्षा कर रही है कि कभी तो एक अच्छा न्यायाधीश आएगा जो ब्रेव है, संविधान का काम करेगा और ये मेरे पति के लिए जामीन देगा, बेल देगा, बेल की जो एप्लीकेशन है उसको मंजूर करेगा और मैं ऊपर के न्यायालय में इसके अगेंस्ट अपील कर पाऊँ। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो इस इंटरव्यू को मैं अब पढ़ रहा हूँ आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह ऑनेस्ट लोगों को हमारे देश में तंग किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है घुटने टेकने के लिए और इस बात के लिए कि वो आवाज़ न उठाए, उनकी आवाज़ दबा दी जाए। शीर्षक है चिड़िया का क्रंदन जिसका घोंसला ध्वस्त हुआ। श्वेता संजीव भट्ट का साक्षात्कार हेरंब कुलकर्णी द्वारा। संजीव भट्ट 4 साल से जेल में है। उनकी पत्नी श्वेता भट्ट के साथ जो भेंट की थी उस पर आधारित सकाल में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसका यह हिंदी अनुवाद है। गुजरात के पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट को 4 वर्ष पहले गिरफ्तार किया गया और अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। यह पता चला तब से उनके प्रति सहानुभूति निर्माण हुई थी। 5 सितंबर 2018 इस दिन उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया। तब से हर शिक्षक दिवस के दिन उनकी याद आती है। इसी बीच एक बार मैंने स्नेही निरंजन टकले से संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट का फ़ोन नंबर लेकर उनसे फ़ोन पर बात भी की थी। संजीव का फेसबुक पेज और उस पर श्वेता की आर्त दर्द भरी पोस्ट हमेशा पढ़ता था, कुछ पोस्ट का अनुवाद करता था। इस कारण एक बार उनकी पत्नी से भेंट की जाए ऐसा बड़ी तीव्रता से लग रहा था। बाल विवाह के अध्ययन के अवसर पर अहमदाबाद से होकर राजस्थान जाते हुए खास समय निकालकर श्वेता से भेंट की। अहमदाबाद के कार्यकर्ता संजय भावे साथ में थे। उनका मकान बहुत कलात्मक था। पुराने बाड़े का दरवाजा घर को लगाया था। सुंदर फूलों के पौधे, घर में पुरानी सुंदर चीजें,
बड़ी बुद्ध की मूर्ति, यह सब उस परिवार का कला के प्रति एहसास दिखाने वाला था। लेकिन उस घर की उदासी और सन्नाटा हम पर धावा बोल देता है। वह शांति बेचैन कर देती है। घर का सौंदर्य और कलात्मकता चुभने लगती है। श्वेता भट्ट जब बैठक के कमरे में आ गई तब कुछ ठीक लगा। बहुत आसान अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। ऐसे व्यक्ति को बार बार वही प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे वे परेशान होते हैं और बार बार जख्म कुदेरा जाता है। इस कारण बिना कुछ पूछे परिचय करा दिया। और महाराष्ट्र में इस परिवार के प्रति कितनी प्रेम भावना है। सोशल मीडिया पर मैंने अनुवादित किए पोस्ट और उसका किस तरह समर्थन किया जाता है, यह बताने पर उनके चेहरे पर समाधान की चमक आ गई और खुलकर बातें करने लगी। बोलते समय बीच बीच में आवाज कंपित हो जाती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे और फिर संभल कर दृढ़ता के साथ बातें कर रही थी। उनका टूटना और संभलना अधिक मानवीय है। 2002 के दंगों के समय मोदी ने कल हिंदू क्रोध व्यक्त करेंगे तब उन्हें क्रोध व्यक्त करने दो, यह आदेश दिए और मैं उस बैठक में उपस्थित था। इस आशय का हलफनामा संजीव भट्ट ने दंगे की जांच करने वाले आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। इससे मोदी की प्रतिमा पर दंगे का दाग स्थायी रूप से लग गया, जो प्रधानमंत्री होने के बाद भी मिट नहीं गया है। उन्हें एक मुकदमे में फंसा दिया गया है और वे अब भी जेल में हैं। अयोध्या दंगे के समय संजीव जब पुलिस अधीक्षक थे तब पालनपुर पुलिस स्टेशन मुआयना करने गए थे। वहां कुछ पहले ही गिरफ्तार किए हुए कैदी थे। संजीव उन कैदियों को देखते तक नहीं। उन कैदियों को छोड़ देने के बाद एक कैदी 18 दिनों के बाद मर जाता है और उसका भाई जेल की कोठरी में उस मृतक भाई के साथ मारपीट होने की शिकायत दर्ज करता है। उस मुकदमे में संजीव को आजन्म कारावास की सजा हुई। यह हास्यास्पद लगता है पर सच है। जिस कैदी को कभी देखा भी नहीं, उसकी मृत्यु के कारण आजन्म कारावास, और जो गवाह सुनवाई के दौरान जांचे जाने चाहिए थे, ऐसे 30 गवाहों की सूची देने के बाद भी उन्हें न्यायालय के समक्ष बुलाया नहीं जाता और सूचना के अधिकार में उस समय के कागजात मंगवाने पर उपलब्ध नहीं, यह उत्तर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कैसे लड़ा जाए? 4 साल बीत चुके हैं लेकिन एक भी बेंच उनका केस चलाता नहीं। केवल एक महिला न्यायाधीश द्वारा इस केस में कुछ दम नहीं, यह टिप्पणी करने पर उनका स्थानांतर किया गया। तब से 4 साल जमानत के लिए संघर्ष जारी है। हाल ही में तीस्ता सेटल वार्ड के साथ उन्हें और एक मुकदमे में सह अभियुक्त बनाया गया है। इस कारण उनका बाहर निकालना और भी मुश्किल हो गया है। श्वेता कह रही थी, महाराष्ट्र के साथ संजय का पुराना नाता है। संजीव का जन्म मुंबई में हुआ। उनकी स्कूली और महाविद्यालयीन शिक्षा तथा IIT की शिक्षा मुंबई में ही पूर्ण हुई है। इस कारण संजीव को मुंबई शहर बहुत करीबी लगता है। यह सुनकर संजीव की यह समस्या अब घर की लगने लगी है। मोदी, दंगा, उस पर संजीव ने दिया हुआ हलफनामा, उस पर हुआ सच्चा झूठा विवाद, इस बारे में मैंने और कुछ पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने स्वयं केस के बारे में जानकारी देना शुरू किया। पालनपुर का यह 30 वर्ष पुराना केस खुलवाकर उसकी सुनवाई अत्यंत शीघ्र गति से की गई और सजा भी सुनवाई गई। और जिस जमानत पर हमारा अधिकार है, वह 4 साल पूरे हो जाने के बावजूद कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो जहां सजा होगी वह गतिमान होगा और जहां जमानत होगी वह प्रक्रिया का आरंभ भी न होने देना। ऐसी स्थिति में हम करें तो क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? और यह विषम लड़ाई है। न्यायालय में सामने वाले पक्ष के कितने वकील होते हैं और उन्हें कितने पैसे दिए जाते हैं, यह सुनने के बाद महसूस होता है कि ये लड़ाई कितनी विषम और थका देने वाली है। उनके बच्चों की जांच की गई। लड़का और लड़की दोनों भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं। दोनों को छात्रवृत्ति मिलती है। उसके सहारे लड़की मेडिकल में उच्च शिक्षा ले रही है तो लड़का आर्किटेक्ट कर रहा है। दोनों बुद्धिमान है।
इस कारण उन्हें छात्रवृत्ति मिली है, वरना ऐसी स्थिति में उन्हें पढ़ाना मेरे लिए कैसे संभव होता। यह सुनकर मैं बेज़बान हो गया। उन्होंने कहा, संजीव जेल में है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आमदनी कुछ भी नहीं है और कोर्ट का इतना बड़ा खर्च जारी है। कोर्ट के खर्च की जानकारी वे दे रही थी। सभी कागजात गुजराती में है, उनका अनुवाद अंग्रेजी में करना पड़ता है। एक पन्ने के 150 रुपये होते हैं। ऐसे सैकड़ों पन्ने अनुवादित करना आवश्यक होता है। पालनपुर में केस चल रहा है। हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है। एक सफर के लिए गाड़ी का भाड़ा 7,000 रुपये होता है। यह खर्च की एक झलक है। सर्वोच्च न्यायालय में वकील के नीचे की व्यवस्था के बारे में वे बता रही थी। उस हर घटक को कितने पैसे देने पड़ते हैं यह जानकारी दे रही थी। 4 साल में कितने लाख रुपए बर्बाद हुए होंगे इसका हिसाब लगा रहा था। तब लंबी सांस छोड़कर कहा, स्टेट बेचना शुरू किया है, और चुप हो गई। न्यायालय, तारीख, फैसला, ये सब हम कितनी सहजता से पढ़ते हैं, लेकिन स्वयं को निर्दोष साबित करने की कीमत कितनी भयानक होती है। यहाँ संजीव भट्ट की पत्नी उच्च शिक्षा प्राप्त है और कर्ज उठाकर पैसे इकट्ठे कर सकती है। झूठे आरोप पर गिरफ्तार किए गए गरीब अभियुक्तों के परिवार वाले वाकई क्या करते होंगे, और इतना करने के बाद केस को सुना भी नहीं जाता। बार बार राजनीतिक हस्तक्षेप, अनौपचारिक चर्चा में राजनीतिक प्रभाव है, यह बात सभी मानते हैं। इस पर न्यायाधीश भी पराधीन है। इस वितर्क पर श्वेता क्रोधित होकर कहती है, प्रभाव है ये बात आप कितनी बार कहेंगे? आपको जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है उस काम को कभी तो न्याय दोगे या नहीं? सद्विवेक नाम की कोई चीज है या नहीं? श्वेता अकेली रहती है, साथ में घरेलू काम करने वाली महिला होती है। इतना बड़ा घर, बच्चे दूर और निरंतर भय का तनाव, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलने वाली धमकियां, दिमाग में निरंतर वही विचार, ये नारी यह सब कैसे बर्दाश्त करती होंगी, अपने आप को कैसे समझाती होती। रात में एक बार नींद टूटने के बाद क्या उसे फिर से नींद आती होगी? किस आशा पर ये जी रही होगी? मैंने कहा, ऐसे समय बच्चे साथ होते तो अच्छा होता। उन्होंने कहा, नहीं, बच्चों को साथ रखना खतरे से खाली नहीं है। पिछले दिनों एक बार एक लड़का गाड़ी से जा रहा था, तब उस गाड़ी से एक ट्रक टकराया था। ट्रक की गतिविधि संदेहास्पद थी, वह उससे बच निकला। तब से वे बच्चों से कहती है कि यहाँ मत आना। उन्होंने कहा, संजीव केवल बच्चों की ओर देखकर यह सब बर्दाश्त कर रहे हैं। लड़की तो उनके जान से भी प्यारी है। उसके लिए संजीव एक और, बाकी दुनिया दूसरी तरफ। इतना प्यार है। कल बच्चों को यहाँ लाने के बाद कुछ विपरीत हो जाता है तो संजीव पूरा टूट जाएगा। इस कारण बच्चे अपने साथ हो, यह इच्छा तो बहुत है, लेकिन मन करता नहीं। हमारी ही मातृभूमि में सुरक्षा के कारण बच्चों को यहाँ लाने की इच्छा नहीं होती। यह डर और यह तनाव कैसा होगा, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। तनाव कम हो इसलिए मैंने संजीव के नौकरी के दिनों की याद दिलाई। तब वह खुलकर बोल रही थी। संजीव रोज 15 किलोमीटर दौड़ते हैं और व्यायाम करते हैं। इस कारण उनका दौड़ने का स्टैमिना बहुत अधिक है। एक बार ऑफिस से छूटने के बाद वे घर जल्दी नहीं आए, तब पुलिस ने बताया था कि कुछ आरोपी भाग गए थे और संजीव जी उनका पीछा करते दौड़ते हुए चले गए। इस कारण वे देर रात घर पहुंचेंगे। श्वेता ने कहा, अगर दौड़कर आरोपियों को पकड़ना हो तो संजीव के लिए चंद मिनटों का काम है, क्योंकि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। और सचमुच आरोपियों को गिरफ्तार करके आधे घंटे में वे घर आ गए थे। जहां जहां नौकरी की, वहां की जनता का ढेर सारा प्यार उन्हें मिला। एक जगह से तबादला हुआ था, तब 1 किलोमीटर तक रास्ते के दोनों ओर आदर व्यक्त करने के लिए लोग खड़े थे और फूल बरसा रहे थे। साबरमती कारागृह में जब थे, तब उन्होंने कैदियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। वहां से उनका तबादला अन्यायपूर्ण तरीके से किया।
तब निषेध करते हुए कैदियों ने अनशन किया और 5-6 कैदियों ने तो हाथ की नस काट दी थी। एक जेलर को कैदियों से इतना प्यार मिलना यह बहुत असाधारण उदाहरण होगा। यह कहकर श्वेता जी पल भर रुक गई और आगे कहा, जिस इंसान को कैदियों से इतना प्यार मिला उस इंसान पर कैदी को पीटने का आरोप हो जाता है, यह कितना दर्दनाक है। उन्होंने आगे कहा, गिरफ्तारी के बाद भी संजीव से लोग प्यार करते हैं, इसका अनुभव मैं ले रही हूँ। न्यायालय में जिस पर संजीव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, तब संजीव के चेहरे की लकीर भी नहीं हिल गई थी। लेकिन श्वेता न्यायालय में बेहोश हो गई। उन्हें घर लाया गया। उनका जीने पर से भरोसा ही उठ गया। उसी समय उनके फोन की रिंग बज गई और लगातार 3 दिन सारे देश से फोन आ रहे थे। वी आर विथ यू ऐसे सैकड़ों मैसेज आ रहे थे। उन्होंने धीरज बांध लिया। केरल से सबसे ज्यादा फोन आए और आज भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा, विश्वास नहीं होगा पर आज भी जितने फोन आते हैं उनमें से 10 फोन केवल केरल से आते हैं। केरल के लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया और बड़ी रैली निकालकर संजीव भट्ट को जनसमर्थन दिया, आर्थिक सहायता भी इकट्ठा की। इस कारण लड़ने के लिए हिम्मत मिल गई। वे कह रही थी कि एक बार बारिश हो रही थी। कोर्ट से निकलकर पुलिस की गाड़ी तक जाते जाते संजीव भीग जाएंगे, इसलिए पुलिस की परवाह किए बगैर लोग छाता लेकर संजीव की ओर दौड़े। पानी की बोतल खरीदने पर, जेरोक्स की कॉपी निकालने पर दुकान वाले पैसे नहीं लेते। लोगों को इतना अत्यधिक प्रेम उन पर उनके प्रति है। वे गरीब दुकानदार नम्रतापूर्वक कहते हैं, भाभी जी, हमारी इतनी ही मदद। इन सामान्य और गरीब लोगों का आधार और प्रेम, यही मेरी शक्ति है। बाहर बारिश शुरू हुई। घर में श्वेता की आंखों में आंसू और बाहर मूसलाधार बारिश। वे निशब्द होकर बारिश की ओर देख रही थी। घर के समृद्धि के चिन्हों से अनजाने में विलग हो चुकी है। अकेलापन की भावना बारिश में ज्यादा गहरी हो रही थी। हमें भी वह शांति असह्य हो रही थी। उन्होंने ही बोलना शुरू किया, पाप पुण्य इन कल्पनाओं को किस तरह समझ लिया जाए। जनता का इतना प्यार और पुण्य हासिल करने के बाद भी संजीव के नसीब ऐसा क्यों? क्या जिंदगी भर ईमानदारी से काम करने का ये फल मिल रहा है? श्वेता अपने आप से बोल रही थी। जब मैंने ये पूछा कि संजीव जेल में किस तरह समय बिताते हैं, तब उन्होंने कहा, मैं दुखी हूँ। ऐसा संजीव जरा सा भी नहीं दर्शाते, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। ऐसा करके संजीव उन्हें पीड़ा देने का आनंद सरकार को लेने नहीं देते। इस कारण सरकार हड़बड़ा गई है। संजीव रोज सुबह बहुत दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अन्य कैदियों को कानूनी मार्गदर्शन करते हैं। पुलिस उन्हें सहूलियतें देने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन संजीव नियमों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करते। फोन पर 5 मिनट बोलने की अनुमति होती है। अगर अधिक समय बोलते हैं तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ठीक 5 मिनट पूरे होने के बाद वे तुरंत फोन बंद कर देते हैं। संजीव के साथ मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन शुष्क कानूनी विषय पर चर्चा करते करते 5 मिनट का समय समाप्त हो जाता है। शुरू में मैं कैद खाने में उनसे मिलने जाती थी, लेकिन कभी अचानक मुझे अनुमति देने से मना किया जाता था और कतार में खड़े खड़े मेरी जो शोचनीय अवस्था होती थी वह देखना संजीव को पसंद नहीं था। इससे अच्छा कोर्ट में जब उन्हें लाया जाता था तब मैं उन्हें कुछ समय मिल लेती हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति पर भी उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। चुनाव में क्या होगा यह भी पूछा। बाद में 2024 के चुनाव में बदलाव हो सकता है, इस पर भी विचार विमर्श किया। यह सवाल पूछने के पीछे उनकी भावना का जब पता चला तो बहुत दर्द हुआ। यह सरकार अगर बदल जाती है तो न्यायालय पर जो दबाव है वह खत्म होगा और फिर संजीव को बेगुनाह साबित करना बिना किसी बाधा संभव होगा। बस इतनी ही सीमित अपेक्षा उन्हें 2024 के सरकार बदलाव से है। कोई केंद्रीय सत्ता जब अधिक पार्श्विक हो जाती है तो नागरिक किस तरह विचार कर सकते हैं, इसका उदाहरण था, हताश करने वाला। एक
उच्च विभूषित परिवार की यह यातना सुनना मन को तार तार करने वाला था। श्वेता आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण हुई थी, बस इंटरव्यू नहीं दिया था। वे स्वयं वकील बन चुकी है, इतनी बुद्धिमान है। उनकी अंग्रेजी भाषा बहुत ऊंचे दर्जे की और सुरुचिपूर्ण है। उनकी पोस्ट पढ़ते समय यह एहसास हमेशा होता है। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि माय डेज विथ संजीव ऐसी कुछ किताब लिखिए, भावनाओं का विमोचन होगा। लेकिन क्या प्रकाशक यह साहस करेंगे? यह कहने के बाद ध्यान में आया कि अनुभव प्राप्त करने के बाद वे अधिक वास्तववादी बन चुकी है। उनका सभी पर भरोसा ढिलमिल हो चुका है। अंत में मैंने पूछा, क्या आपको यह महसूस नहीं होता कि हम एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं? तब बेचैन होकर उन्होंने कहा, जी नहीं, यह हारने वाली लड़ाई नहीं है। यहाँ की सरकार बदलेगी, समाज का दबाव निर्माण होगा और संजू मुक्त हो जाएंगे। उनका आशावाद अभी भी पक्का है। थोड़ा रुक कर उन्होंने कहा, और अगर न्याय मिलता ही नहीं तो मैं और क्या कर सकती हूँ? संजू के छूटने का मार्ग तो न्यायालय ही है, जहाँ निरंतर प्रयास करने ही होंगे ना। पति कैद खाने में जब हो तब मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? उनकी यह स्पष्टता और भावनाओं की तीव्रता दिल को हिला गई। घोंसला ध्वस्त हुए जख्मी चिड़िया का क्रंदन और उसमें जो आर्त था वह दिल को तार तार कर रहा था। पति आईआईटी आईपीएस, पत्नी आईएएस तक पहुंची हुई, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले 2 बच्चे, ऐसे सुंदर चौकोने परिवार के हिस्से में ये कौन सा चक्रव्यूह आ गया है। मुझे अलविदा करने श्वेता दरवाजे तक आ गई। दरवाजे के पास संजीव जहाँ बैठते थे वह जगह दिखाई। बढ़िया कोना बनाया था। कहा, रोज सुबह यहाँ बैठकर मैं और संजीव चाय पीते थे। हमारा दिन सुंदर हो जाता था। लेकिन संजीव के जेल जाने के बाद मैं एक बार इस जगह गई नहीं, या वहाँ बैठकर चाय भी नहीं पी है। इतना तरल दर्द और एक स्त्री की उत्कट भावना विहीन सत्ता तक कब पहुंचेंगी? जिस दर्द को हम 1 घंटे के लिए भी सुन नहीं सकते, उस दर्द के साथ वे कैसे जी रही होंगी? हेरंब कुलकर्णी। मराठी लेख का हिंदी अनुवाद उत्तम जोगदंड। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप में से हर एक जन इस लेख को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, ताकि हमें इस विषय को पूरे भारत में और भारत के बाहर भी जो भारतीय लोग हिंदी जानने वाले हैं उन तक पहुंचाने में कामयाबी मिले। जय हिंद साथियों।